नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता तक़रीबन 40 साल के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि वो मलक रियाज़ को कायल नहीं कर सके, जिसके बारे में गुज़श्ता तक़रीबन 40 साल से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। एक छोटे से छोटा अफ़सर से लेके बड़े से बड़ा अफ़सर जो था, वो कहा करता था कि ये शख्स जो है इसको बनाया हमने, इसको डेवलप हमने किया, इसको इस सतह पर पहुँचाया हमने। यहाँ तक कि मलिक रियाज़ साहब के अगर आप बैरिया टाउन के दफ्तर में चले जाएँ तो आपको चारों तरफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, नेवल अफसर आपको मिलेंगे और वो इंतहाई इन्हमाक के साथ काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जिस वक़्त उनके खिलाफ वो नैप का जो केस बना था, तो उस वक़्त भी कहा जा रहा था कि इनके पास काम करने वाले एक साहब जो हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और वो नैप के केस को हैंडल कर रहे हैं। यही वजह है कि मलिक रियाज़ को एक नाकाबिले तस्ख़ीर चीज़ समझी जाती थी आम आदमी के लिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो वो जिसे अमूमी ज़ुबान में हलवा कहा जाता है। लेकिन कमाल की बात ये है, हक़ बड़ी अजीब-ओ-ग़रीब चीज़ होती है। इमरान खान एक बहुत अच्छी बात कहा करता है, अल्लाह अल हक़ है, यानी अल्लाह ही हक़ है। दी हक़, दी ट्रुथ, दी मलक, अल मलिक। मलिक रियाज़ का मैं ट्वीट पढ़ता हूँ और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ जगहों पे बेबसी का आलम क्या है। और ये बेबसी जो है वो बाज़ औक़ात इंसान से किसी गलत तरफ भी उसको ले जाती है और बाज़ औक़ात वो शख्स जो है वो अगर अक्लमंद हो तो सरेंडर कर देता है। मलिक रियाज़ साहब कहते हैं, मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने उसूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है कि मैं किसी भी मामले में सियासी फ़रीक न बनूँ। अब 1 साल से ज़्यादा अरसा है मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूँगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करे। बहुत खूबसूरत फ़िक्र है। मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूँगा कि वो मुझे सियासी मकसद के लिए प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करे। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट मुतारफ़ कराने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माज़ी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी ज़ाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ओवर माय डेड बॉडी, यानी मेरी लाश के ऊपर, अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूँगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई और मेरी मदद करेगा और मुझे सुरखरू करेगा। दुआ नहीं माँगी, यकीन की सूरत है। ये यकीन कहाँ से आया? ये प्रोजेक्ट कहाँ है और किस जगह का है? ये प्रोजेक्ट अल कादर यूनिवर्सिटी जो है, वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हवाले से है, जिसे हमारे बरेलवी हज़रात गौसे आज़म और पीराने पीर कहते हैं, जिसे बाकी लोग हम्बली या दूसरे भी हैं, एक अपने वक़्त के वली के तौर पर पहचानते हैं। उस प्रोजेक्ट के हवाले से, उस प्रोजेक्ट तो हर बात है, मैंने देखा भी है और जिस तरह की वो यूनिवर्सिटी बनी है और जिस तरह के वो तसव्वुफ़ की तालीम के बारे में, उसके बारे में कोई शायबा किया ही नहीं जा सकता कि वो यूनिवर्सिटी जो है एक नाकाम प्रोजेक्ट या एक गलत किस्म का प्रोजेक्ट हो सकता है या किसी की ज़ाती तशहीर के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है। उस प्रोजेक्ट के लिए दी गई ज़मीन और उसके साथ-साथ बाकी सारे मामलात, मैं उस आगे उस लंबे मामले में जाना नहीं चाहता। उस पर मैं बहुत तफ़सीली 2 दफ़ा मैं बाकायदा उसके ऊपर वीलॉग भी कर चुका हूँ, बल्कि मेरे उठाए जाने की बुनियादी वजूहात में से एक वो वीलॉग भी था, जब मैंने अल कादर ट्रस्ट को मुकम्मल तौर पे खोल दिया था और फिर उसके बाद जो नैप के जो डायरेक्टर जनरल थे, अब्बासी साहब, उनके साथ भी मैं कर चुका हूँ। लेकिन आज कहने के मतलब कि ये हौसला किसने दिया? पूरी ज़िंदगी मेरी उन लोगों से गुज़री है जो कि प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं, जो कि इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनें लेते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की कॉलोनियाँ बनाते हैं। किसी का टेलीविज़न चैनल होता है। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिनको कान से पकड़ कर कहा गया कि इतने तुमने ये बनाने हैं, वो जो हैं अपना मीडिया सेंटर, और इतने मीडिया सेंटर्स की बुनियाद के ऊपर तुमने इतना इनको फंड देना है। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो कि प्रॉपर्टी के इस बिज़नेस के अंदर हैं और चूँकि मेरा ताल्लुक उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर रहा है और मैं तकरीबन कुछ 6 साल डिप्टी कमिश्नर और 3 साल असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इन लोगों की कमज़ोरियाँ कहाँ-कहाँ होती हैं। ऐसा शख्स किसी एक जगह खड़ा हो जाए और वो भी इस बात पे खड़ा हो जाए कि वो वादा माफ़ गवाह ना बने, ये यकीनन उस शख्स की फ़तह है जिसका नाम इमरान खान है। और ना सिर्फ इमरान खान की फ़तह है, बल्कि उस प्रोजेक्ट के नाम की फ़तह है। एक बात याद रखिए, सूरह कहफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने
जहां मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हज़रत ख़िज़र के बताए हैं। तो हज़रत ख़िज़र के वाक़यात के अंदर वो एक किश्ती वाला वाक़या है और दूसरा वाक़या जो है उस बच्चे वाला जिसको कत्ल कर देते हैं। लेकिन तीसरा वाक़या एक दीवार का है और वो दीवार जो थी वो उसके नीचे खजाना था और 2 बच्चों का था जिसके ऊपर ख़िज़र ने हज़रत मूसा से कहा कि इसको दीवार बना दें। उन्होंने बना दी थी। लेकिन उसकी रीज़न पता था क्या थी? अबूहुमा सालिहन। यानी अल्लाह अपने बंदों की नाम की गैरत इस हद तक रखता है कि वो एक तरफ वो है दीवार पर हज़रत मूसा पैगंबर और हज़रत ख़िज़र को वहां मट्टी करने और दीवार बनाने में लगा देता है। खास तौर पे सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़ा नाम था और बेगर्जी के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया, एक तो ये होता है ना कि हमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ये लेना है, फलां लेना है, फलां सिफारिश करनी है और फलां कर जो भी है वो अगर बेगर्जी से प्रोजेक्ट बनाए तो फिर मलक रियाज की सूरत हाल ये बनती है। ये इसलिए बरसबील तज़किरा कर दिया कि एक बात याद रखें, सिचुएशन इस वक्त इस तरह की है। पहले दिन भी कहा था, इमरान खान से इंटरव्यू करते हुए भी कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला का एक दावा है कि इंसानों के दिल मेरी हाथ की 2 उंगलियों में होते हैं, मैं जिस तरह चाहूं फेर देता हूं। और हालत यह है कि इस वक्त की सूरत हाल यह है कि 8 फरवरी के बाद अगर किसी को अंदाजा नहीं है कि दिल किस तरफ फेरे गए हैं तो फिर उससे ज्यादा बेवकूफ कोई शख्स नहीं हो सकता और वो इस अल्लाह के दावे का इनकार कर रहा है। एक बहुत बड़े एंकर पर्सन है, उन्होंने कल एक दावा किया है कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें अवाम की पॉपुलैरिटी से कोई गरज नहीं, हम तो मुल्क की बात करते हैं, हम तो मुल्क को देखना है। क्या मुल्क 25 करोड़ अवाम से मुख्तलिफ है? यही सोच थी, यही वजह है कि आज इमरान खान के उस मामले के अंदर उस ट्वीट के बाद महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ो, आज बच्चा बच्चा ट्वीट कर रही है। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में कल देखने गया था, वो उसकी ट्रांसलेशन होके 5,000 रुपए की किताब जो है वो लोग खरीद खरीद के लेके जा रहे हैं। कभी सोचा है कि अवाम अवाम क्या होते हैं? यही सूरत हाल थी जिसके बारे में चीखते रहे लेफ्टिनेंट जनरल वो जो थे कमाल मोतीनुद्दीन कि तुमको पता ही नहीं होता कि अवाम क्या चीज है। यही चीज थी कि जिसके बारे में टिका खान ने कहा था वहां जाके कि मैं हमें सिर्फ जमीन चाहिए, हमें लोग नहीं चाहिए। ये इस हद तक आपकी ज़हन को बंद कर देने वाली बात होती है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कह रहे हो। इन दिनों कुछ और चीजें भी चल रही हैं जिनका मैं तज़किरा क्या करूं, बेशुमार। आप देखें करते क्या हैं इनके यहाँ मीडिया टेक्निक्स बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जब स्टेप लिया, जब उन्होंने बुलाया और कल उनकी जो उनकी अदालत के अंदर वो सब लोगों को बुलाया गया है, तो अपने टोडी किस्म के आज अब तो वो यूट्यूबर्स भी हो गए हैं और उसके साथ साथ उनको जो साफी हैं उनसे कहा गया इनके बारे में तो केस बन रहा था इसलिए ये आ गए। मलक रियाज की ये सूरत हाल है, उसके ऊपर तो भी केस बन रहा था 470 अरब रुपए का जो सुप्रीम कोर्ट ने देना था। उस वक्त तो सारे कहते फिरते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। तो जाहिर बात है इस किस्म के प्रोपेगेंडे को अब आप उसके अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बार बार उस रिपोर्ट की इसका जिक्र करूंगा जो न्यू अटलांटिस जो है उसने थिंक टैंक ने की है कि पाकिस्तान के अवाम ने जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसके अंदर एक काम किया है, 4 काम तो उन्होंने बताया, बार बार डिस्कस किया है। आखिरी यह है कि वो इस लेवल के ऊपर क्रिएटिव थे कि इनोवेशन खत्म हो गई। उनके मुखालफीन जो थे उनका तोड़ नहीं कर सके। आप तोड़ नहीं कर सकते हो इसलिए कि आप तो एक प्रॉपर्टी डीलर को कहते हो यार एक सेंटर बना दो, उसके अंदर 15 मुलाजम रखते हो, फिर दूसरी जगह 8 मुलाजम रखते हो, किसी और को कहते हो तुम बना दो, वो फंड करता है। इन फंडिंग से बनाए गए लोग और इस पैसों की बुनियाद के ऊपर जिस तरह से आता है लोग जो हैं, क्या उनके साथ आप उनका मुकाबला करोगे कि जो बेचारा कहीं भी बैठा हो रात को 1 बजे भी उसको खबर मिलती है वो उसकी फौरन एकदम उसके ऊपर आ जाता है। मामला ये है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर एक दो और चीजें उड़ाई जा रही हैं और वो है कि पाकिस्तान के अंदर हो सकता है इमरजेंसी लगा दी जाए। ये गलती मुशर्रफ ने की थी और मैंने मुशर्रफ की इमरजेंसी के वक्त 3 कॉलम लिखे थे कि आप इमरजेंसी न लगाएं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो बुनियादी वजह यह है कि आप अगर इमरजेंसी लगाएंगे तो पाकिस्तान की सारी अदालतें जो हैं, पाकिस्तान का पूरा जुडिशियल निज़ाम आपके सामने मुखालफ हो चुका है और पाकिस्तान के वकला से लेके जैसे इफ्तिखार चौधरी से सब आपके मुखालफ हो चुके हैं। आप लगाएंगे तो आपके मुखालफ एक तहरीक सी बिल्डअप हो जाएगी। आपने लगाने के बाद आपने उसके बाद जज भी लगाए, जजों ने फैसले भी किए, आपने उसके हिसाब से इलेक्शन भी करवाए। लेकिन आपको पता है कि उस इमरजेंसी लगाने के और आपके रुखसती के दौरान बहुत थोड़ा सा फासला था और आपको बड़ी दुख से, बड़ी तकलीफ के साथ वो छड़ी जो है जनरल कियानी को हैंड ओवर करनी पड़ी। आपको अंदाजा नहीं है कि पब्लिक प्रेशर जो होता है, पब्लिक की नब्ज जो होती है, वो इंस्टीट्यूशंस को भी पता होती है कि नब्ज कहाँ है और इंस्टीट्यूशन जो है फिर आगे चीजें नहीं बढ़ने देते चीजें। वो एक अपना उनका एक मैकेनिज्म होता है बिहेव करने का और वो अदलिया का इंस्टीट्यूशन ने बिहेव किया। अदलिया को अंदाजा हो गया, बहसियत इंस्टीट्यूशन खड़ी हुई है अदलिया जो है। अब आते हैं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर कहा जा रहा है कि अब जो है इमरजेंसी उस वक्त लगाई जाती है कि जब पाकिस्तान के अवाम जो हैं किसी हुक्मरान से नाराज हों।
मार्शल लॉ भी उस वक्त लगाया जाता है। अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया था तो पाकिस्तान के अवाम जो थे वो समझते थे कि ये सियासतदान जो है हर 6 महीने के बाद बदल जाते हैं। नेहरू ने कहा था कि मैं उतनी शेरवानियां नहीं बदलता जितनी पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बदल जाते हैं। तो अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया तो लोगों ने वेलकम किया। उसकी वजह यह है कि जूतियों में दाल बहुत बट रही थी सियासतदानों की आपस के अंदर। अगरचे वो बहुत अच्छे लोग थे लेकिन अवाम का लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत अच्छा था। याह्या खान ने किसी से पूछे बगैर मार्शल लॉ लगा दिया था और उसने आते कुछ 2-3 इकदाम ऐसे किए थे कि उसने एक तो खुद जिस तरह की चीज़ थी, वो तो मुद्रमान रिपोर्ट कहती है कि जो उस खवातीन की जो लिस्ट है जो अपना प्रेसिडेंट हाउस के अंदर आने जाने वालों की रात 7 बजे से लेके, तो उसने एक तो इतने डिक्लेरेशन दिए थे, इतनी आज़ादी दी थी जिसका हिसाब ही नहीं। और दूसरा उसने ये किया था कि पाकिस्तान के अंदर पुराना 1 यूनिट का निज़ाम तोड़ के सूबे बहाल कर दिए थे और उससे एक बड़ी एक गुडविल बन गई थी। लेकिन जिस वक़्त उसने पब्लिक मैंडेट के मुकाबले पे आके खड़ा हुआ, जब 1971 के अंदर 25 मार्च को उसने पाकिस्तान की मुंतखब असेंबली के अंदर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को खत्म करने की कोशिश की तो उसकी गवर्नमेंट चली गई। और गवर्नमेंट जिस तरह गई उस ज़िल्लत और रुसवाई से अल्लाह ताला किसी को दुचार ना करे। एक तो ज़िल्लत और रुसवाई ये कि फ़ौज ने सरेंडर किया, दूसरी ज़िल्लत और रुसवाई ये कि आपको कोई आपकी नस्लें अपना नाम नहीं बयान करती। फिर उसके बाद जब मुशर्रफ ने ज़िया उल हक ने उतारा, आप सारों को पता है कि मिठाइयाँ बाँटने वालों की अक्सरियत इतनी थी कि दुकानों पे मिठाई खत्म हो गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है 77 के अंदर। और 6 जुलाई में जो उन्होंने भुट्टो ने लोगों को गिरफ्तार किया था, जब वो बाहर आए थे तो ज़िया उल हक के तराने गाते थे। ज़िया उल हक की पहली जो एंट्री हुई थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम में हुई थी, वहां बुलाया था। लियाकत बलोच जिस के सदर थे, ज़िया उल हक सिगरेट उसके हाथ में था, वो सिगरेट उसको बुलाया, सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीते पीते अचानक सिगरेट रह गया तो उसके सिगरेट का जो इतना सा टोटा रहता था उसकी जियारत करने के लिए लोग पड़ गए थे कि इस शख्स ने भुट्टो को उतारा है। मुशर्रफ ने जब उसको उतारा था, बेनजीर की पूरी जो थी उसके खिलाफ थी, क्योंकि सैफ उर रहमान की वजह से उसने इतना तंग किया था बेनजीर को कि बेचारी कभी इस जगह से, कभी इस जगह से, कभी इस जगह से, कभी इस जगह से केसें भुगती फिरती थी, बच्चे नाचते, जरदारी था। और उसकी एक पूरी की पूरी पीपल पार्टी का ग्रुप था जो मुशर्रफ को साथ देने। आपके साथ कौन है? आप कैसे लेके आएंगे? और मैं एक बात बताऊं, बार बार मैंने आज से 7 महीने पहले की कहा था, 6 महीने पहले भी कहा था, 5 महीने पहले भी कहा था, 2 महीने पहले भी कहा था कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो आ रहा है, आप उसके अंदर धांधली की हैसियत नहीं रखते हो। आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो इन पोलिंग स्टेशंस को कवर नहीं कर सकती। आपने बड़े स्टाइल से कहा करने, काजी फायज ईसा साहब से हम वो करवाते हैं, आपने वो करा, निशान ले लिया, आपने निशान ले लिया। उसके बाद आपको समझ जाना चाहिए था कि आपके इस सारे हरबे को पाकिस्तान की अवाम ने नाकाम करना। बेहतरीन ऑफिसर, बेहतरीन बंदा वो होता है जो रिट्रीट जो होता है ना उसका रास्ता देख के अंदर घुसता है। कोई बड़े से बड़ा सिपह सालार भी ऐसा नहीं कोई जो रिट्रीट का सर, ये तो स्टाफ कॉलेज की ट्रेनिंग में शामिल है। ये तो हमारे स्टाफ कॉलेज में भी शामिल है कि किसी तरह से हमने रिट्रीट पहले तो नहीं, दाखिल फिर उसके बाद होना है। लेकिन उसके बाद आगे आप फिर आपने आप सोचा जा रहा है, नजम सेठी साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी एक इमरजेंसी लगने। आप पहली बात तो यह है कि आप इमरजेंसी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? क्या आप पाकिस्तान की सारी जगह पे कोयटा, लाहौर शहर के अंदर, बाकी शहरों के अंदर कर्फ्यू लगा देंगे? आप मुझे बताइए कि उस कर्फ्यू को मैनेज कौन करेगा? वो फोर्स कहाँ से आएगी? बलूचिस्तान से लोग विड्रॉ करेंगे, स्वात से लोग विड्रॉ करेंगे, केपी से लोग विड्रॉ करेंगे, कहाँ से विड्रॉ करेंगे? वो पुलिस कहाँ से आएगी? इमरजेंसी अगर आपने लगा भी दी, आ भी गई, तो पुलिस ने 2 साल करके देख लिया, कुछ नहीं नतीजा निकला। फिर उसके बाद होता है कि आप जेलें भर, मैं पहले बात है कि पुलिस 1,10,000 तो डिप्लॉयबल पुलिस है। दूसरी बात यह है कि रेंजर्स की जहां तक बार बार गिन के, अब मैं जरा आपको ये कहता हूं जेलों की तादाद देखना है। पाकिस्तान में इस वक्त 116 जेलें, बंदे पकड़ के भी तो कोई रखने हैं ना। क्या आपने कांजी हाउस बनाना है? 116 65,168 की उनके अंदर टोटल उनकी वो है, उनके अंदर बंदे रखे जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त 88,687 बंदे हैं इस वक्त, बल्कि अब तक में 90,000 के करीब बन जाते हैं रिसेंटली और ऐड करते करते इन। और आप उस देखिए पंजाब के अंदर हैं 52,576, सिंध के अंदर हैं कोई 19,600, वो 14,300 उसमें है, और बलूचिस्तान में 2,526। ये आपने रख ली। अब मुझे बताइए कि बंदे पकड़ पकड़ या तो छोड़, फिर अदालतें छोड़ती जाएंगी, करेंगे क्या? तो ये जो डराने हैं, आपने जो पालतू लोग रखे हुए ना, कुछ कोई कालम निगार, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई फंडित, एक वो जो कैसे कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर के उसके अंदर काम करने वाले, टीवी चैनल के अंदर काम कर, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत बड़ा, कमाल की बात है, और जबरदस्त किस्म का वजीर आला बनने का ख्वाहिशमंद भी था। उसके अंदर उसने जो अपने मुलाजिम रखे हैं, और बाकी जो यूट्यूबर्स के साथ, ये नहीं होने वाला, नामुमकिनात में से। अगला हफ्ता बहुत अहम है और पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन हफ्ता है। इद्दत केस अगर ख़त्म ना हुआ तो सच्ची बात यह है कि ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़िल्लत और रुसवाई का बायस होगा बहैसियत मुसलमान के। मुसलमानों की 1400 साल की तारीख में इतनी गंदगी किसी ने नहीं खेली, किसी दुनिया के अंदर,
किसी ने इस तरह औरत को लाके कटहरे में नहीं खड़ा किया और उसकी ज़ाती ज़िंदगी को नहीं उछाला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता जाऊँ, आपने फरमाया, जब कोई शख्स किसी का मज़ाक उड़ रहा हो और वो उसकी मदद को नहीं आए, तो अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह ज़लील और रुस्वा करेगा, जब उसका मज़ाक उड़ रहा होगा और वो इधर-उधर देख रहा होगा, मेरी कोई मदद को नहीं आया। आज आपने उस पर्दादार खातून का मज़ाक उड़ा लिया, लेकिन रसूलुल्लाह का एक वादा है और अल्लाह के कसीदे कुदसी है कि वो तुम्हारा ऐसी जगह पे मज़ाक उड़ाएगा कि जहाँ तुम सोचोगे यार मेरी कोई मदद करे, मदद करने को कोई नहीं आएगा। दूसरा केस जो कि उसका है अपना साइफर केस उड़ चुका हुआ है। अब तो हालत ये है कि साइफर केस के अंदर कोई कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह गई। ढूँढ-ढाँड़ के सोच रहे हैं कि वापस भेज दिया जाए। तीसरा केस जो है ये 190 वाला, इस 90 मिलियन में भी मलिक रियाज ने फाइनल जो है जिसे कहते हैं ना आपने ब्लो, इससे बड़ा ब्लो और क्या हो सकता है कि एक शख्स जो है इतना बड़ा स्टेटमेंट आपके सामने देता है, आपकी पूरी की पूरी इमारत को उसने गिरा के रख दिया। इसके अलावा कल जस्टिस मोहसिन सुख्यानी साहब के यहाँ बहुत बड़ा केस है और वो है लापता अफराद के इस वक़्त सिंबल अहमद फरहाद का। उसके अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान में सिविलियन अथॉरिटी के अलावा वो लोग भी पेश होने जा रहे हैं। देखते हैं पेश होते हैं कि नहीं। गालिब के शेर पे ख़त्म करते हैं कि थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुरसे। अगला मिसरा मैं नहीं पढ़ता हूँ। हो सकता है कल तमाशा हो ही जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।